हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुक्ता और आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 का पार्ट 3 कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर 2 का नाम है आय व्यय और बचत। चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि बचत करने के बहुत सारे साधन होते हैं जिनके द्वारा हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत हमारे आते थे, बैंक आया था, पोस्ट ऑफिस हो गए, जीवन बीमा हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, यूटीआई हो गए, ये सब हो गए। पार्ट 2 में हमने बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? बैंक के ही समान पोस्ट ऑफिस भी जो होते हैं वो बचत करने का एक सुरक्षित साधन होते हैं। इनके द्वारा हम अपने पैसे की थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके बचत कर सकते हैं। बैंक के समान ही पोस्ट ऑफिस में हमें अपना खाता खुलवाना पड़ता है। और पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के जिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी जहाँ पर अभी भी बैंक नहीं है, वहाँ पर भी हमारी सरकार ने पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। तो वे लोग भी अपने क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बचत करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं और जो सुरक्षित भी बहुत रहते हैं। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं और किस प्रकार से हम खाता खोल सकते हैं अपना। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, बैंक के समान ही इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म लेना पड़ता है और हम एकल रूप से या संयुक्त रूप से इसमें खाता खोल सकते हैं। एकल रूप से तात्पर्य यह है कि कोई एक व्यक्ति भी खोल सकता है और संयुक्त रूप से मतलब कोई दो व्यक्ति मिलकर भी खोल सकते हैं खाता। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाकघर से एक फॉर्म लेना पड़ेगा खाता खोलने के लिए और उसको फिल करके जो पोस्ट ऑफिस के मास्टर होते हैं उनको देना पड़ेगा। सेकंड इसके अंतर्गत आता है क्या, और हमें इसकी शर्तें होती हैं कि कम से कम हम बहुत ही मिनिमम जो पैसे होते हैं उसके द्वारा हम इसमें अपना खाता खोल सकते हैं। केवल 500 रुपये में ही हम अपना खाता इसके अंतर्गत खोल सकते हैं। इसमें नामांकन की भी सुविधा होती है। नामांकन से तात्पर्य होता है कि हम इसमें अपना कोई नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बाद में जो उसके पैसे होते हैं, जो भी उसकी बचत होती है, वो उसके नॉमिनी को मिल जाती है जिसका कि उसने उसमें नामांकन किया है। इसके अंदर क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है जहां हम अपना खाता खोलते हैं, आप इसमें सप्ताह में कम से कम 2 बार पैसे निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से बैंक में हमें अपना जो अकाउंट होता है वो हमें चलता रहे, उसके लिए कुछ मिनिमम धन उसमें छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार डाकघर में भी हमें क्या करना पड़ता है, जो वहाँ पर हमारा करंट अकाउंट होता है यानी कि चालू खाता होता है, उसमें कम से कम 2 रुपये हमें उसके अंतर्गत सिर्फ छोड़ने होते हैं। बहुत ही जो मिनिमम राशि होती है वो हमें छोड़नी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा अकाउंट है वो चलता रहता है। अगर आपकी इसमें पासबुक खो जाती है तो केवल मात्र 1 रुपये में ही आप डुप्लीकेट पासबुक भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जाके वहाँ के कर्मचारी को आपको बोलना होगा और वो आपको 1 रुपये के लेकर डुप्लीकेट उसकी पासबुक आपको दे देते हैं। नेक्स्ट जो आता है, डाकघर में जो हमें सुविधाएं होती हैं, हमें यहाँ पर चेक की भी सुविधा होती है, मनी ऑर्डर की भी सुविधा होती है, ड्राफ्ट की भी सुविधा होती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम यहाँ पर जमा कर सकते हैं। डाकघर में आप बचत टिकटों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं। और क्या होता है, अगर आपको अपना अकाउंट किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कराना है तो आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 3 माह तक आपका वहीं पर आपका अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद ही आप किसी अन्य पोस्ट ऑफिस में अपना जो अकाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र करा लेंगे। 6 वर्ष तक अगर आपके इस अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है तो आपका अकाउंट स्वयं ही बंद हो जाता है और इसमें जो भी धनराशि होती है वो आपको वापस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट स्वयं बंद करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस से एक आपको फॉर्म लेना होगा अकाउंट बंद करने वाला और उसके साथ अपनी पासबुक जमा करनी होगी। ये दोनों चीज़ें आप जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे और आपके अकाउंट में जितना भी धन होगा वो आपको ब्याज सहित मिल जाएगा और आपका जो अकाउंट होगा वो बंद हो जाएगा। इस प्रकार से तो इस प्रकार से अब पोस्ट ऑफिस में आप एक छोटी छोटी बचत करके अपना काफ़ी धन जोड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलती रहती हैं। साथ ही साथ कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो निरंतर उसमें चलती ही रहती है। उन्हीं में से एक आती है सावधि जमा खाता, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि यह एक निश्चित टाइम के लिए हमें अपना जो धन होता है इसमें जमा करना होता है।
इसकी जो शुरुआत की गई थी डाकघर में, वह की गई थी 1971 में। इसके अंतर्गत भी आप एकल रूप से या संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति भी खाता खोल सकता है या दो व्यक्ति मिलकर भी खाता खोल सकते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं: 1 वर्षीय जमा खाता, 2 वर्षीय जमा खाता, 3 वर्षीय जमा खाता और 5 वर्षीय जमा खाता। इनमें से आप कोई सा भी, जो भी आपको सुविधा हो, वो चूज़ कर सकते हैं और उसी के अंतर्गत अपनी धनराशि जो होती है वो जमा कर सकते हैं। सावधि जमा योजना के अंतर्गत आपको कम से कम 50 रुपये से इसको शुरू करना होता है। जो इसकी मिनिमम धनराशि होती है जमा करने की, वह 50 रुपये होती है, और जो अधिकतम होती है वह 50 के गुणांक हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आती है, प्रत्येक जो भी इसके अंतर्गत 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय जमा खाता योजनाएं हैं, इन पे सभी पर जो ब्याज दिया जाता है वो अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि 1 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर होती है वह 8.40% होती है, 2 वर्ष के लिए जो होती है वह 8.40 होती है, 3 वर्ष के लिए 8.40% होती है, लेकिन 5 वर्ष के लिए जो हमें ब्याज मिलता है वह मिलता है 8.50% मिलता है। और ये जो ब्याज की दर होती हैं ये निरंतर बदलती रहती हैं, RBI के द्वारा ये निश्चित की जाती हैं। ब्याज का जो भुगतान किया जाता है इसके अंतर्गत वह प्रतिवर्ष किया जाता है। विभिन्न प्रतिभूतियों से मिलने वाली कुल ब्याज की रकम से 3000 तक की रकम आयकर से मुक्त होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत जो भी आपकी, चाहे वह 1 वर्षीय जमा खाता हो, 3 वर्षीय हो, 5 वर्षीय हो, जितनी भी जमा खाता आपकी होगी उस पर आपकी जो ब्याज मिलेगा 3000 रुपये तक जो होगा वो आयकर से मुक्त होगा, और उससे अधिक जो होगा उस पर आपको आयकर देना पड़ेगा। खाते का आप स्थानांतरण भी करा सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। किसी अन्य जगह आपको अगर किसी और डाकखाने में ट्रांसफ़र कराना है तो आप इसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसी के अंतर्गत आती है पंचवर्षीय डाकखाना आवर्ती योजना। यह है सावधि जमा खाता योजना के समान ही होती है। इसमें भी क्या करना होता है, 5 वर्ष के लिए जो धन होता है वो हमें अपना जमा करना होता है। ये जो डाकखाने की होती है सबसे अधिक प्रचलित आवृत्ति योजना होती है, क्योंकि यह 5 वर्ष के लिए होती है और इसमें जो ब्याज होता है वो सबसे अधिक मिलता है, इसीलिए सर्वाधिक प्रचलित होती है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से सावधि जमा योजना के अंतर्गत हम चाहे 1 वर्षीय या 2 वर्षीय या 3 वर्षीय कोई भी एक जमा खाता खोल सकते हैं और बचत कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारी बचत योजनाएं आती हैं। ऐसे ही एक बचत योजना है राष्ट्रीय बचत पत्र, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमें अपनी धनराशि जमा करनी होती है वह कम से कम 6 वर्ष के लिए जमा करनी होती है। साथ ही साथ कोई भी एकल रूप से, यानी कि कोई एक व्यक्ति या संयुक्त रूप से इसको खरीद सकता है, सहकारी बैंक भी खरीद सकते हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं वो भी इसका क्रय कर सकती हैं। इसको खरीदने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डाकखाने में एक फॉर्म भरना पड़ता है, और जो भी हमें जितनी भी धनराशि का हमें राष्ट्रीय बचत पत्र चाहिए उतनी धनराशि हमें उसके साथ जमा करनी होती है। पैसे जमा करने के पश्चात हमें वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही साथ उसके साथ एक आइडेंटिटी स्लिप मिलती है। जैसे ही सर्टिफिकेट की अवधि पूरी होती है, यानी कि हमारे 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो यही आइडेंटिटी स्लिप दिखाकर हम अपना जो धन होता है वह वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट का जो ट्रांसफ़र होता है हम एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने में आराम से करा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या कराना होता है, इसके लिए हमें फॉर्म भरना होता है और एक एक प्रति दोनों डाकखाने में जमा करनी होती है। एक तो वहाँ जहाँ पर हमने राष्ट्रीय बचत पत्र लिया हुआ है, जहाँ से दूसरा वहाँ जहाँ पर हमें इसको ट्रांसफ़र कराना है। इस सर्टिफिकेट के ऊपर उसका एक नंबर होता है, डेट होती है जिस दिन वो हमने लिया है और वो जब पूरा होना है, साथ ही साथ हमारी धनराशि पड़ी हुई होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको एक डायरी में अलग से नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमारा जो सर्टिफिकेट है वो खो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो नंबर, डेट, धनराशि बताकर हम वहाँ से डुप्लीकेट जो हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र होता है वो ले सकते हैं। सर्टिफिकेट की अवधि पूरी होने पर उसका भुगतान कहाँ से हो जाता है, उसी पोस्ट ऑफिस से हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें आइडेंटिटी स्लिप देनी पड़ती है। सर्टिफिकेट की परिपक्वता के समय से पूर्व यदि किसी भी
क्रेता की यानी कि जिसने खरीदा है वो सर्टिफिकेट, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, जिसको भी उन्होंने अपना कहा है कि ये पैसा मेरे बाद इसको मिल जाना चाहिए, उसको उसका पूरा भुगतान हो जाता है, यानी कि वो पैसा पूरा उनको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद कर भी हम अपने जो पैसे होते हैं उनकी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आती है वह आती है स्कूल बचत बैंक योजना संचय का। यह जो योजना होती है यह विशेष रूप से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती है, जिसका प्रबंधन वह स्वयं करते हैं। स्वयं करते से मतलब वह उसमें स्वयं पैसा जमा करते हैं। स्कूल में जब बच्चों की फीस जमा होती है तो उनसे कुछ धनराशि एक्स्ट्रा ली जाती है और उसके लिए उनको एक छोटी सी पासबुक बना के दी जाती है कि जो धनराशि उनसे ली है वह उसमें नोट कर दी जाती है। जब भी 6 महीने में या 1 वर्ष में जब भी बच्चों की फीस जमा होती है तो उतनी ही धनराशि हर साल बच्चों से ली जाती है और उसके ऊपर 3.5% का बच्चों को ब्याज भी दिया जाता है। लेकिन जब तक बच्चा पढ़ता है वहाँ पर तब तक वह नहीं दी जाती है। जब बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और स्कूल छोड़कर जाता है तब उसके पूरे पैसे उसको लौटा दिए जाते हैं और साथ ही साथ 3.5% के ब्याज के हिसाब से उसको दिए जाते हैं, यानी कि ब्याज सहित उसको उसका पूरा पैसा दे दिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वह आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र भी डाकखाने द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसके अंतर्गत भी हम राष्ट्रीय बचत पत्र के समान ही निश्चित धनराशि का कोई भी किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं और इसकी जो अवधि होती है वह होती है 8 वर्ष 4 माह, यानी कि यह हमें 8 वर्ष 4 माह के लिए जमा करना होता है और इसके पश्चात जब वह मिलती है तो वह धनराशि हमें दुगनी होकर मिलती है। मान लीजिए हमने 50,000 रुपये का कोई भी किसान विकास पत्र एक खरीदा है तो 8 वर्ष 4 माह के बाद जब वो हमें मिलेगा तो वह 1 लाख रुपए का हो जाएगा। तो किसान विकास पत्र खरीद कर भी हम अपने धनराशि की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह आता है जीवन बीमा। जीवन बीमा भी जो होता है वह भी एक अपनी बचत करने का एक सुरक्षित साधन है। सामाजिक सुरक्षा के लिए भी जीवन बीमा जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जीवन बीमा में जो भी हमें धनराशि जमा करनी होती है वह हम मासिक रूप से, त्रैमासिक रूप से, छमाही रूप से या वार्षिक रूप से जमा कर सकते हैं। हम पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर जो भी निश्चित धनराशि जमा होती है वह हमें बोनस और लाभांश के साथ वापस मिल जाती है। अगर किसी कारणवश इस बीच में जो पॉलिसी धारक होता है जिसने पॉलिसी की है उसकी मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी का पूरा पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाता है, जो भी उसने नॉमिनी उसमें निर्धारित किया होता है। जीवन बीमा जो होता है परिवार के संरक्षण के लिए एक उत्तम योजना मानी जाती है। जीवन बीमा के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं जिनके अंतर्गत हम अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं। जीवन बीमा निगम ने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं जिनमें से निम्नलिखित हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन कौन सी हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हमारी आती है आशादीप पॉलिसी आती है, आजीवन बीमा पॉलिसी आती है, नई जन रक्षा योजना आती है, प्रत्याशित आजीवन पॉलिसी आती है, जीवन मित्र पॉलिसी आती है, जीवन साथी पॉलिसी आती है, मनी बैंक पॉलिसी आती है, जीवन बाल विलंबित योजना इसके अंतर्गत आती है, विवाह बंदोबस्ती एवं शिक्षा वृत्ति पॉलिसी आती है, जीवन किशोर पॉलिसी आती है, जीवन छाया पॉलिसी आती है, जीवन गृह योजना पॉलिसी आती है, बीमा किरण योजना इसके अंतर्गत आती है, बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो जो भी हमारी सुविधा के अनुसार हम इन सब में से कोई भी अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। जीवन बीमा कराने से व्यक्ति को बहुत ही लाभ होते हैं। जो सबसे पहले इसके अंतर्गत लाभ आता है, बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। यदि किसी कारणवश किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपना जीवन बीमा कराया हुआ है तो जितने पैसे की उसने बीमा कराया हुआ है उतनी वह सब सारी धनराशि उसके परिवार वालों को मिल सकती है। तो आर्थिक रूप से जिससे उसके परिवार के सदस्यों की सहायता हो जाती है। नेक्स्ट आता है वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर आपने जीवन बीमा कराया हुआ है तो वृद्धावस्था में जो हमारा जीवन बीमा होता है उससे धन मिलता है, हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को उनसे पूरा कर सकते हैं। इससे अनिवार्य बचत होती है। इससे बचत करने की एक निरंतरता बनी रहती है कि हमें जीवन बीमा हमने पॉलिसी ली हुई है तो हमें प्रत्येक महीने या 6 महीने में इतने पैसे जो हैं वो जमा करने ही हैं, इतने पैसे की हमें जो बचत है वो करनी है। तो इससे एक अनिवार्य बचत का यह रूप ले लेती है।
बीमे की राशि कर मुक्त होती है। जो भी हम जितने भी प्रकार के जीवन बीमा लेते हैं, इनमें से चाहे कोई भी हमने जीवन बीमा लिया हो, वह जो होती है वह आयकर मुक्त होती है, यानी कि उस पर हमें किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। आवश्यक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। हम तिमाही रूप से या छमाही रूप से या वार्षिक रूप से जो भी धन जमा करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वह हमारा जमा होता रहता है। और भविष्य की जो हमने बड़ी योजनाएं बनाई हुई होती है, जैसे शादी करना और घर बनाना या कोई भी योजना हो सकती है हमारी, उनके लिए जो हमें धन होता है वो हमारा कुछ वर्षों में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से बचत करने के विभिन्न साधन आते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, चाहे हमें बैंक में बचत करनी हो या हमें डाकखाने में बचत करनी हो। तो समय समय पर इन दोनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका कि हमें लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बचत करने के अन्य साधनों के पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे आते हैं GPF आ गया, PPF आ गया और EPF आ गया, EPS आ गया, UTI आ गया, म्यूचुअल फंड आ गए, शेयर्स आ गए। इन सब की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।